सभी छात्र गुड मॉर्निंग। दिवाली और छठ के उपरांत आशा है आप लोगों की दिवाली और छठ बहुत बहुत आनंदमयी रही होगी। आपके परिवार को, आपको सबको दिवाली छठ की शुभकामनाएं। आशा है आप मुझे सुन पा रहे होंगे, ऑडियो भी ठीक चल रहा है, वीडियो भी ठीक चल रहा है और आप पूरे जोश के साथ वापस हैं। क्लास आज कुछ 9:30 तक होगी क्योंकि मुझे बताया गया है कि 10 बजे आपकी फिर से एक और क्लास है, तो उस हिसाब से हम क्लास को जल्दी से करने वाले हैं। हम ओशंस में थे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। आशा है आपका ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें आपको सही दिख रही हैं। ठीक है, सभी लोग क्लियर मेरे साथ? गुड मॉर्निंग। और हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत चीजों को सुलझा लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो चैट मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ी देर चैट देख रहा हूं कि आप सबको कोई बफरिंग का इशू नहीं हो रहा है, आप सभी लोग आराम से अपना लॉगिन कर पाए। चलिए, गुड मॉर्निंग। तो महासागरीय क्षेत्रों का वर्गीकरण ये हमने आखिरी किया था। इस पर कोई प्रश्न है तो पूछे। वॉइस और वीडियोस एकदम सही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, मोटा मोटा मुझे दिखाई दे रहा है कि वी आर क्लियर विद दिस। आज पहली लाइव क्लास है। चलिए, जो लोग पहली क्लास से जुड़े हैं वो पिछली क्लास जरूर कर लीजिए। ब्राइटनेस की प्रॉब्लम है, स्क्रीन आपका है, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन की ब्राइटनेस बेटा कम कर सकते हैं। साइंस एंड टेक आपकी 10 बजे है, तो क्लासेस का थोड़ा सा टाइम हम इसको थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो कहां से शुरू करें? एक बार फिर से वहीं से बात करते हैं कि हमने बात की थी कि समुद्र किसके हैं, सागर किसके हैं। तो हमने देखा कि ओशंस बिलोंग टू द वर्ल्ड। ओशंस, सागर पूरी मानवता के हैं, आपके हैं, मेरे, हम सभी के हैं। और इनकी कुछ वर्गीकरण किया गया था ताकि जो क्षेत्र, द कंट्रीज विच हैव अ कोस्ट लाइन, दे हैव सम ऑटोनॉमी। तो जो भी देश हैं जिनके पास तट है, उनको एक कोशिश की गई कि वो अपनी सीमा का नियंत्रण कर सके, जिसकी वजह से ये वर्गीकरण किया गया था। इसमें हमने वर्गीकरण देखा आंतरिक जल। आंतरिक जल वो जल था, तो बेस लाइन के अंदर का जितना भी पानी है इसको बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन, तट के अंदर का जितना भी पानी है उसमें देश पूरा का पूरा स्वायत्त है और उसको कहा जाता है आंतरिक जल। उसके बाद हमने कहा 12 नॉटिकल माइल तक की जो जलीय क्षेत्र दिया गया वो टेरिटोरियल क्षेत्र कहलाया। और टेरिटोरियल क्षेत्र को हम प्रादेशिक सागर भी कहते हैं। दिस टेरिटोरियल सी ऑल्सो बिलोंग्स टू द कंट्री। उसके पास पूरे के पूरे अधिकार हैं। कोई और अगर जहाज उसमें आता है तो जहाज आए या कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है या भारत से के अंदर आने की अनुमति नहीं है, तो वो टेरिटोरियल सी में नहीं घुस सकता। उसके बाद 24 नॉटिकल माइल यहां से, टेरिटोरियल से उसके आगे के 12 नॉटिकल माइल को कंटिगुअस जोन कहा गया, जिसे हमने कहा था पीछा करो। अगर आपको पीछा करना पड़ता है, हॉट परसूट जोन, तो वो भी कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कहां तक है? 200 नॉटिकल माइल तक है। ठीक है, तो ये हम बात कर चुके हैं। अब इसी चित्र में मैं सभी लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, ये तो हुआ समुद्र जो आपको और मुझे दिखाई देता है। ये क्या है? समुद्र जो आपको और मुझे दिखाई देता है, और इसका वर्गीकरण हो गया। अब ये समुद्र के नीचे जो क्षेत्र है, इसे समुद्र का नितल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ओशन बॉटम। ये किसका है? ठीक है, ये किसका है? तो ये प्रश्न आ रहे हैं। आशा है आप लोग इस प्रश्न को सोचेंगे और आज मैं इसी पर बात करने वाला हूं, समुद्री नितल पर। ठीक है, आंतरिक वाटर्स, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया है। एक बार फिर से स्लाइड में आप सबके सामने लेकर आया हूं। सारी की सारी गणना कहां से होती है? ऑल द मेजरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम बेस लाइन विच इज द आधार रेखा। जो आधार रेखा होता है यहां से होती है। सर, एनसीईआरटी हिंदी में अवेलेबल करवा दीजिए। इंडियन ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगी? सोनम गुप्ता जी पूछ रही हैं। तो सभी लोग जो चल रहा है उस पर ध्यान देंगे, सभी लोग इस पर ध्यान देंगे। जो एनसीईआरटी अभी तक ये रो रहे हैं, इसका मतलब कि आप इस मंच पर नए हैं, इसका मतलब आपने अभी क्लासेस नहीं की हैं। हमारी ऐप में सारी एनसीईआरटीज हिंदी में प्रोवाइडेड है। ठीक है, सभी लोग क्लियर? तो जो भी देश होगा, तटीय देश की सीमा की एक बेस लाइन बनाई जाएगी। कौन बनाएगा? जो भी उनकी संस्था होगी, हाइड्रोग्राफिक संस्था उस देश की, वो संस्था वहां की बेस लाइन तैयार करेगी। और बेस लाइन तैयार हो जाने के बाद, बेस लाइन जब एक बार तैयार हो जाती है
तो बेस लाइन के आधार पर गणना शुरू हो जाएगी। वी विल स्टार्ट मेजरिंग द टेरिटरी फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल वाटर कहलाता है। किसी भी देश की टेरिटोरियल वाटर उसके लैंड के समान माना जाता है। चलिए ठीक है, ये धन्यवाद भेज रहे हैं हमारी टेक्निकल टीम और केजीएस टीम को कि आपने सर सब कुछ ठीक कर दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने उन लोगों को बहुत बताया कि ये सब नहीं है, उसके लिए वो लोग भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना फीडबैक दिया और आपने धैर्य रखा उन लोगों के साथ। टीम जैसे जैसे काम करती रही तो मैं आपका धन्यवाद उन्हें कन्वे कर दूंगा। ठीक है, क्वालिटी के सारे ऑप्शंस हैं अभी आपके पास, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा। सभी लोगों से अनुरोध है कि एक्सप्लोर करें। ठीक है। गोलाइएस कह रहे हैं सर खरीद भी लिया जो आपने बुक लिस्ट दिया था। चलिए वो सब अब खत्म करते हैं बच्चों। मुझे ये क्लियर हो गया कि अधिकांश बच्चों के पास क्लैरिटी है। कुछ छात्र जो हैं जो हो सकता है किन्हीं कारणों से लेट आए हों, लेट ज्वाइन किया हो, आपसे अनुरोध है पिछली क्लासेस देख लीजिए, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और एक और घोषणा करना चाहता हूं कि बहुत से छात्रों ने ऑप्शनल के बारे में पूछा हुआ है। तो ऑप्शनल हम 15 जनवरी के आसपास शुरू कर रहे हैं और भूगोल का ऑप्शनल तब से शुरू हो रहा है। बाकी ऑप्शनल्स भी आ जाएंगे, बट जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल का इंतजार कर रहे थे, ज्योग्राफी ऑप्शनल इज रेडी फॉर यू। और ये ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी में दिया जा रहा है। पहले किस में दिया जा रहा है? हिंदी भाषा में दिया जा रहा है। सो द ज्योग्राफी ऑप्शनल दैट वी प्लान टू स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी दैट विल स्टार्ट इन हिंदी मीडियम फर्स्ट। तो पहले हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी कि हिंदी मीडियम में हम पहले शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां तक सूचना हो गई। अब हम क्या करने, लिखते भी जाएंगे सभी लोग। महासागरीय नितल पे बात हो रही। महासागरीय नितल, ओशन बॉटम। तो अभी हमने देखा कि ये हमारी स्थल है, स्थल पे आप खड़े हैं और आप समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। सभी लोग ये चित्र भी बना लेंगे। ये क्या है? ये सागर, ये सागर है और हम इसके वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। हम इसके वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि जो हमारी आधार रेखा है, बेस लाइन, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल को हमने क्या कहा? टेरिटोरियल वाटर। इसको हमने क्या कहा? ये जो अभी हमने यहां पर लगाया था उसकी हम बात कर रहे हैं। 12 नॉटिकल माइल, इसको हमने यहां पर आंतरिक जल की संज्ञा दे दी। ठीक है, सॉरी, टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक सागर की हमने दे दी। और इसके बाद हमने यहां से 200 नॉटिकल माइल, इतने से 200 नॉटिकल माइल को हमने क्या कहा? ईईजेड। ईईजेड दो चीजें, टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर और ईईजेड हम पहले बात कर चुके हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र और प्रादेशिक सागर, प्रादेशिक सागर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ईईजेड अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, ये हो चुका है। तो बहुत ही क्लियर सी बात है कि ओशंस की जब हमने बात की, ओशंस की जब हमने बात की तो महासागरों का जो हमने राइट्स की बात की, किसका है ओशंस? इसके बाहर का हमने क्या कहा? इसके बाहर सारा आपका और मेरा है, जिसको हमने हाई सीज कहा। हाई सीज ये किसके संरक्षण में है? संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में है, यूएन के संरक्षण में आपका और मेरा है। लेकिन ये तो हुआ सागर, सागर जो हमें दिखाई देता है। सागर जो हमें दिखाई देता है, जब हम उसके नीचे की बात करते हैं तो बच्चों ये आता है सागरीय नितल। ये ओशन का बॉटम है।
तो हाइड्रोस्फीयर में जो हमारे पास प्रश्न आते हैं, हमसे पूछा जाता है कि समुद्र की गहराई, समुद्र के नीचे, पानी के नीचे ओशन का बॉटम, इसकी पेंदी कैसी है, ये हाउ इज द बॉटम लुकिंग लाइक। ठीक है तो इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये कैसे किया जाए, तो इस पर प्रश्न ये आता है कि ओशन का बॉटम कैसा होगा। तो बहुत समय तक, बहुत ही लंबे समय तक, सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही लंबे समय तक, मैं तो कहूंगा बल्कि लगभग 100 वर्ष पहले तक यह माना जाता था कि ओशन के बॉटम एकदम फ्लैट, सपाट होंगे। क्या होंगे? एकदम फ्लैट या सपाट होंगे। तो कोई कारण बताएगा इसका? ये जो सोच थी और ये गलत थी, ये गलत थी ये सोच कि ओशन के बॉटम एकदम फ्लैट होंगे। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण यह था कि ओशंस को, ओशन के जो नितल हैं, ये बड़े बड़े जो ओशन द्रोणियां हैं, जिसको हम बेसिन कहते हैं, ओशन के बड़े बड़े बेसिन्स, ये क्या होंगे? ये कुछ ऐसे होंगे कुछ ट्रांसमिशन सही चल रहा है, आशा है। नॉट फ्लैट। तो वही मैं कह रहा हूं प्रशांत, ये माना जाता था, इट वॉज बिलीव दैट ओशन बॉटम्स वुड बी फ्लैट। आज से 100 वर्ष पहले तक, 100 साल तक ये माना जाता था ये फ्लैट है। क्यों? क्योंकि ये मानते थे, इट वॉज बिलीव दैट ओशंस आर लाइक डस्टबिन्स। ओशंस क्या है? बड़े बड़े कूड़ेदान है, इस ग्रह के कूड़ेदान है। तो सारी की सारी चीजें अपर्दन से जो भी चीजें होंगी वो जाएंगी और अरबों वर्षों तक, फॉर मेनी मेनी ईयर्स, ऑल द सेडिमेंट्स विल कवर अप, गाद से भर जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा सजदा ने, कि सब लोगों ने कहा कि सर वहां पर तो गाद होगी, ये सब कुछ भरा हुआ होगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2, विश्व युद्ध 2 के दौरान एक डिवाइस का विकास हुआ जिसे सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें ध्वनि से आप दूरी को पता करते हैं। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? सोनार। ध्वनि से दूरी को पता करते हैं। तो यह समुद्र में जो जहाज तैर रहा है, उसकी गहराई, उसके नीचे कितनी गहराई है, उसे पता करने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया गया। इस डिवाइस को क्या कहते हैं? सोनार। कौन सी डिवाइस है? सोनार। सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये ध्वनि से दूरी का पता करता है। तो जहाज में यहां से डिवाइस है, उसने दूरी बताई, गहराई बताई। तो सबको क्या उम्मीद थी? भाई गहराई होगी और गहराई ऐसी आएगी, सपाट। सपाट थी, लेकिन ऐसा नहीं आया। गहराई कुछ ऐसी आई, कुछ ये आया, कुछ ऐसा आया। तो ओशन बॉटम सपाट नहीं है, पहली चीज तो ये आया। हैरी हेस जी ने खोजा। अभिषेक कुमार जी, हैरी हेस ने तो उस पूरी जानकारी को लेकर सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेकिन ये जानकारी बहुत सारे भूगर्भिक प्रक्रियाओं में हमें पता चली। केवल हैरी हेस वो नहीं थे जिन्होंने ये ढूंढा। ठीक है, सभी लोग को समझ में आया। तो हमारा पहला विषय चल रहा है महासागरीय नितल। पहली बात तो ये असमान है, इसमें उच्चावच बदलता रहता है। उच्चावच क्या होता है बच्चों? यहां की रिलीफ एंड टोपोग्राफी। रिलीफ, अंग्रेजी में रिलीफ एंड टोपोग्राफी। ओशन बॉटम्स आर नॉट फ्लैट। ओशन बॉटम, समुद्री नितल एकदम सपाट नहीं है जैसा कि माना जाता था। तो पहली चीज तो हमें यह समझ में आई है कि यह सपाट नहीं है। सभी लोग क्लियर मेरे साथ? सभी लोग क्लियर यहां तक? तो ये हो गया हमारा बेसलाइन। बेसलाइन से हमारे प्रादेशिक सीमा, ये ऊपर का हुआ, ये नीचे का। अब हम इसे एक एक करके देखना शुरू करें। ठीक है, सभी लोग कितना पेज छोड़े? कोई ये सब लिख रहा है, पेज वेज मत छोड़ो। ये पहला डायग्राम है, हम इस पर काम करने वाले। ये पहला टॉपिक है। क्लास किन्हीं कारणों से 10 मिनट लेट शुरू हुई। उसके बाद हमने देखा कि आप सब टेक्निकली आप लोगों के पास सब कुछ पहुंच रहा है। टेक्निकल टीम ने बहुत बढ़िया सा काम कर दिया है। और उसके बाद से हम पहला टॉपिक कर रहे हैं। पहले टॉपिक का नाम है महासागरीय नितल का परिचय, ओशन बॉटम का परिचय। इसमें मैंने पहली बात आपको बताई कि विश्व युद्ध 2 तक, द्वितीय तक ये मान्यता थी कि ओशन के बॉटम्स फ्लैट होंगे। लेकिन वो फ्लैट नहीं निकले, उनमें बहुत सारी असमानताएं थी। दे वर एज वेरीड एज द लैंड। ठीक है, सभी लोग क्लियर?
चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक, इसी को अब हमने परिचय ले लिया, तो महासागरीय नितल, ये लिख लीजिए जल्दी से, महासागरीय नितल उच्चावच, अंग्रेजी में ओशन बॉटम टोपोग्राफी, ओशन बॉटम टोपोग्राफी, हम इसको एक एक करके साथ में करते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमने देखा बच्चों, यहां से ये लैंड है, ये इस तरह से थोड़ा सा ढलना है, ढलान आ जाएगी, यहां गहरी ढलान आती है, उसके बाद ये ऐसा कुछ बना, तो यहां पर है पानी, यहां पर क्या है, ये पानी है, ठीक है। तो हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पहली बात तो बच्चों, ये सारा का सारा क्या है, महाद्वीप, ये क्या है, महासागरीय प्लेट, ये महाद्वीपीय प्लेट का मैं किनारा कह सकता हूं, लिखते जाइए इसको, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन, तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन, और ये क्या है, ओशियानिक प्लेट है, ओशियानिक प्लेट। तो क्या आपको चित्र में पता चलता है, क्या आपको चित्र में पता चलता है कि भले ही आप सागर में हो, मान लीजिए आप इस नाव में हैं, आप इस नाव में हैं, लेकिन आप सागरीय प्लेट के ऊपर अभी भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा यहां तक आप देखेंगे, ये तो पूरा का पूरा महासागर है। तो इसमें हम 1 और 2 सागर के ये वाले जो निमग्न हिस्से हैं, ये महाद्वीपीय हैं, उसके बाद 3 ये ट्रांजिशन पे आएगा, और ये 4, 4 चीजों की मैं बात करने वाला हूं। पहली चीज तो ये देखें, ठीक है, पहला महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और दूसरा महाद्वीपीय ढाल, यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप। हैं तो दोनों ही सागर में, हैं तो दोनों ही जलमग्न, लेकिन किस प्लेट पर हैं, महाद्वीपीय प्लेट पर हैं। दे आर स्टिल ऑन द कॉन्टिनेंटल प्लेट, दैट इज वाई देयर नेम्स हैव कॉन्टिनेंट इन देम, इसी कारण से उनके नाम में महाद्वीप अभी भी लगा हुआ है। ठीक है, सभी लोग, पहली चीज ये, इन दोनों के का हम परिचय देने वाले, इन दोनों का हम परिचय देने वाले पहले। महाद्वीपीय मग्न तट की बात करते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट। पहला यह है कि सागर तट से 200 मीटर गहराई तक, कहां पर, सागर तट से 200 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, दूसरी चीज, ये हमारा छिछला क्षेत्र और प्रकाशवान क्षेत्र है। दो चीजें हमेशा याद रहनी है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों फोटिक जोन, और इसको हम कहते हैं शैलो। इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए
तो पहली चीज क्या है? पहली चीज यह है कि हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जैसे ही हम समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में चलने का मतलब तट से जैसे पानी में घुसे, इसका मतलब यह नहीं कि एकदम गहरा आ जाएगा। समुद्र की गहराई, औसत गहराई 3800 मीटर है। औसत गहराई, औसत गहराई सारे के सारे अगर महासागर ले लें 3800 मीटर है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि आपने जो है समुद्र में पैर रखा और आप जो है इधर हो गए। तो पहले क्या है, पहली सीमा क्या है बच्चों, यहीं पे चित्र में ऐड कर लीजिएगा, चित्र में ऐड कर लीजिएगा। हाउ मच इज दिस? 200 मीटर। तो ये निमग्न तट की सीमा कैसे पता चलती? गहराई से पता चलती है। कितनी गहराई? 200 मीटर। 200 मीटर तक की गहराई जो है ये निमग्न तट कहलाता है। और इसमें मैंने आपसे कहा सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो यहां तक, इतनी गहराई तक तो पहुंचता है। तो हम पाते हैं कि सूर्य का प्रकाश केवल ऊपरी हिस्से तक पहुंचता है और धीरे धीरे जाकर नीचे, जैसे हम समुद्र के गहराई में जाते हैं तो समुद्र में एकदम अंधकार हो जाता है। सब कुछ क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है। तो ये हम किस क्षेत्र की बात करें? इसकी बात करें। छिछला क्षेत्र भी है, छिछला क्षेत्र भी है, और यहां पर क्या है? प्रकाश भी आ रहा है। दोनों चीजें यहां आने की वजह से ये क्या हो जाता है? तीसरा, जीवन की संभावना। यहां भारी जैव विविधता मिलती है और ओशन का 90% जीवित क्षेत्र, महासागरों का जितना भी जीवन आप देख रहे हैं वो यहीं पर मिलेगा। तो जल्दी से बताइए, मछली पकड़नी हो तो कहां पर होगा? मछली पकड़नी होगी तो कहां पर होगा? जल्दी से बताइए। महासागरीय निमग्न तट में। तो यहां पर क्या होता है? मत्स्यन होता है। यहां पर और क्या होता है? नौवहन होता है। यहीं पर आपके पोत बनते हैं। तो फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट, नेविगेशन पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट, इंग्लिश वालों के लिए भी लिख रहा हूं, नेविगेशन पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट। और बहुत बड़ी चीज, यहां पर ही मिलते हैं आपके जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल्स, तेल और गैस। ठीक है सभी लोग मेरे साथ? कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे सबसे अहम। और मैं आपको बता दूं कि देशों में लड़ाई होती है सागरीय तट के लिए कि भाई ये तट मेरा है, इतना मेरा है। तो हम सोचते हैं ये ऊपर के 12 नॉटिकल माइल के लिए, 12 नॉटिकल के लिए माइल के लिए लड़ाई नहीं है, 12 नॉटिकल माइल के लिए लड़ाई नहीं है। लड़ाई है इन संसाधनों के लिए, लड़ाई है निमग्न तट के लिए, लड़ाई है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए कि दो देश आपस में लड़ जाएंगे। पेरू और चिली आपस में लड़ गए। पेरू और चिली, अगर आपको याद हो, ये दोनों देश मैंने आपके साथ विश्व भूगोल में किए हैं। ये है चिली और ये है पेरू। चिली का मानना है कि ये हमारी सीमा रेखा, सागरीय सीमा रेखा। पेरू का ये मानना है कि भाई ये हमारी लैंड की सीमा रेखा, तो ये हमारी सीमा रेखा। दोनों देशों में लड़ाई हो गई, दोनों देशों में लड़ाई होगी। पेरू कह रहा है ये हमारी सीमा होनी चाहिए और चिली कह रहा है, चिली कह रहा है कि ये हमारी सीमा रेखा होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि सागर में संसाधन है, सागर में संसाधन है, निमग्न तट के संसाधन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, दोनों के संसाधन है, दोनों में लड़ाई हो रही है। तो क्या करना चाहिए? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या करना चाहिए? लड़ाई तो समस्या है, लड़ाई की तो समस्या पहले भी चल रही थी, लेकिन इसी से बचने के लिए तो यूएन ने ये संधि लेकर आए, यूएन क्लॉस। ये किस लिए लेकर आए? इसीलिए तो लेकर आए संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि कि भाई अब सब लोगों को बांट दिया गया है, अब सभी लोगों को बांट दिया गया है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही बैरियर रीफ पाए जाते हैं क्योंकि वो भी है। हां, जहां भी आपके पास प्रकाश होगा बेटा वहां पाया जाएगा। तो अनक्लॉस के हिसाब से आपके पास एक ट्राइब्यूनल भी है, आपके पास एक ट्राइब्यूनल के पास जा सकते।
अनक्लॉस में गए, उन्होंने कहा कि भाई हमारी आपस में समस्या चल रही है। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, ना आपकी ना हमारी, ये किसने दे दी? यूएन ने सीमा दे दी। तो सीमा विवाद का निपटारा कैसे होगा? देखिए दोनों तरफ से उन्होंने कहा समान दूरी हम आपको दे देते हैं। तो सीमा विवाद का निपटारा कैसे होगा? यूएन करेगा। एक उदाहरण भी आपको दे दिया सर, श्रीलंका भारत वाला संधि, यहां पर क्या किया? यूएन ने आकर किया, क्योंकि पेरू और चिली आपस में मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर भारत और श्रीलंका की, तो भारत और श्रीलंका ने कहा देखिए हमें कोई और तीसरी पार्टी नहीं चाहिए मध्यस्थता के लिए। हमने आपस में क्या किया? बाइलैटरल अग्रीमेंट, द्विपक्षीय संधि। तो आप संयुक्त राष्ट्र से अपना मैटर सुलझा सकते हैं, आप आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं। और यदि आप चाइना हो, अगर आप चाइना हो तो आप पगला गए हो। यह है चाइना, यहां पर है वियतनाम और यह है फिलीपींस। कौन सा देश? फिलीपींस। और यह है वियतनाम और यह है दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। चाइना कहता है यह सारा का सारा किसका है? मेरा है। फिलीपींस और वियतनाम कहते हैं भाई इनका कैसे है, इनमें हमारे भी तो अधिकार हैं, ये तो हमारा हिस्सा होना चाहिए, हर देश का होना चाहिए। तो फिर वही वाली बात होती है कि आप में कोई भी समन्वय नहीं है, आप बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहां जाना होगा? यूएन में जाना होगा। दोनों के दोनों कहां चले गए? वियतनाम और फिलीपींस, ये यूएन चले गए। और यूएन में जाकर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा कि देखिए क्षेत्र है अनक्लॉस के अनुसार, अनक्लॉस की सीमा निर्धारण के अनुसार हमारा भी 200 नॉटिकल माइल तक क्षेत्र बनता है। आर्यन सिंह कह रहे हैं आधा आधा क्यों नहीं कर लेते हैं सर? आर्यन सिंह बेटा, ऐसे प्रश्न पूछने से पहले बुद्धि तो लगाइए। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आधा आधा? अमरूद है, सेब है, टमाटर है, जो आधा आधा काट लोगे? यस है या नहीं है? तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है। हम बता रहे हैं कि यहां पे सीमा का निर्धारण हो रहा है। गांव में पटवारी आके जमीन तक की जब कटाई करता है तो उसमें गणना होती है, मेजरमेंट होती है, भूमि का सर्वे होता है। बोला सर आधा आधा काहे नहीं काट लेते? समुद्र है, समुद्र में क्या चूने से लाइन खींचिएगा? ये चूना डाल दिए, लाइन हो गया। ये भारत का मछुआरा, ये श्रीलंका का मछुआरा, चूने की लाइन गई हुई है वो। इसीलिए पकड़े जाते हैं हमारे मछुआरे, कि भारत के मछुआरे श्रीलंका ने पकड़ लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये श्रीलंका क्षेत्र में मछली पकड़ रहा था। अब बेचारा मछुआरा एक नाव लेके गया है, मच्छी बोट लेकर गया है, उस बेचारे को क्या पता सीमा कहां पर आ गई? ठीक है, मैं ये मानता हूं यूरोप वालों को पता होगा, उनके पास जीपीएस होगा, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं। बेचारा नाव लेकर पहुंच गया, टिंग 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 करता हुआ पहुंचा, और वहां पे क्या हुआ? कोस्ट गार्ड श्रीलंका ने पकड़ लिया। जाकर उधर क्या होगा? जब उन्होंने हमारा पकड़ लिया तो अब हम क्या करें? अब हमारे पास क्या ऑप्शन है भाई? अब अंतरराष्ट्रीय सीमा में तो घुसी गया। हमने क्या किया? बायलैटरल एग्रीमेंट ये कर रखा है, हम एक दूसरे की सीमा को जाकर मछली नहीं पकड़ेंगे। समस्या है कि नहीं है? तो अब ये वहां पर कैसे पता चलेगा? वहां पर कैसे पता चलेगा? इसी पे लेकर अनक्लॉस ने सीमा निर्धारण किए हुए। अगर देश आपस में नहीं मानते हैं तो यूएन आएगा, अन्यथा आपस में मान सकते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच कैसे हुआ है सर? बताया तो अभिषेक कुमार जी, आपसी बाइलैटरल संधि है कि भाई इतना क्षेत्र तुम्हारा, इतना क्षेत्र हमारा, और क्या होगा? और वो जाकर पकड़ लेगा, वो जाकर फिर भी पकड़ ले, क्योंकि हमारा मछुआरा वहां पहुंच गया। सर हमारा मछुआरा वहां कहां जाता है? अनुराग जी आप पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए। सर इंग्लिश और हिंदी में ना इंफॉर्मेशन अलग है सर, एक बार देख लीजिए। देख लिया? अब बताइए अनुराग जी, मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूं यार। आप वही लेफ्ट ब्रेन में अटके हुए सर, उसमें ना सर एक बिंदु है सर, वो वहां पर जरा वो करिए। इसीलिए हमने ये खेल ही बंद कर दिया। हमने कहा भाई बुक हो गई ये, और साथ में एनसीईआरटी। अनुराग जी आपका चैट हो गया तो फोकस कर लीजिए।
सर मछुआरे को वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा सपना कुमारी जी? मछुआरे को तो भैया मछली पकड़नी है, मछली पकड़ेगा। ये किसका काम है? प्रशासन का काम है, सीमा निर्धारण। अगर आपको सीमा की जानकारी देनी है तो बताइए। ठीक है, तो वो सीमा निर्धारण हो जाता है, उसके बावजूद भी मछुआरे जो है वहां पहुंच जाते हैं। सोचिए ना, मछुआरा कैसे बेचारा पहुंच रहा है। ये एक सीमा मान लीजिए, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी नाव यहां पर है, बेचारा गरीब मछुआरा अपनी मछली पकड़ते पकड़ते आ गया इधर। श्रीलंका वाले ने क्या किया? पकड़ लिया उसको। हाँ भाई कैसे आए? श्रीलंका पकड़ के ले गए। और कई बार वो बेचारा नहीं भी जाता है, लेकिन उस बेचारे का जाल तो जा सकता है। एक ही जाल है, बेचारा गरीब मछुआरा है, दादाजी के जमाने का जाल है। श्रीलंका वाले ने क्या किया? जाल पकड़ लिया, पकड़ के खींच रहा है, जाल जाल जाल। वो बेचारा अपना जाल छोड़ेगा ही नहीं, जाल के साथ मछुआरा भी आ गया, धरा गया। कहां पहुंच गया? श्रीलंका जेल। तो अब भारत क्या करेगा? भारत क्या करेगा? भारत भी कुछ नहीं करेगा। जितने उनके उतने हम भी पकड़ लेंगे। हमने भी पकड़ लिए, चलो भाई उनके भी लेकर आओ। उनके कितने? उन्होंने हमारे 10 पकड़े, तुम 12 पकड़ के लाओ। होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी पे आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। चलो भाई बाय बाय, खुशी में आपस में हो जाएगा। सर सागर में समझौता नहीं करवा पाता है क्या? तो समझिए, सागर में समझौता करवाने के लिए क्या यूएन के पास शक्ति? आप एक बात बताइए, गाजा में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, क्या यूएन रोक सकता है उसे? यूएन यही तो कह सकता है कि भाई मत लड़िए, विश्व के सामने यही कह सकता है ना। तो जब चाइना ने यह पूरा का पूरा क्लेम किया तो ये यूएन के पास गए। यूएन ने कहा कि भाई वियतनाम और फिलीपींस के पास अनक्लॉज के अनुसार पूरा का पूरा अधिकार है, अपना क्षेत्र चाइना गलत कर रहा है। चाइना ने कहा हम गलत कर रहे हैं तो रोक के दिखाओ। अब ये तो गुंडई वाली बात है। तो चाइना बार बार उकसाता है, चीजों को उकसाता है कि नहीं उकसाता है? अब मान लीजिए यूक्रेन में युद्ध हो गया, यूक्रेन में युद्ध हो गया और रशिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। अब रशिया कह रहा है यार हमारी समस्या है, तुम लोग बीच में मत आओ, ज्यादा दिक्कत है तो रोक कर दिखाओ, फिर आओ जरा। तो ये वाली बात होती है। ठीक है, सभी लोग क्लियर हो गए? तो ये चाइना यहां पर क्या कर रहा है? चाइना इज हैविंग अ वेरी वेरी हेगेमोनिस्टिक फॉरेन पॉलिसी दीज डेज। बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी में, बहुत ज्यादा उकसाऊ भड़काऊ फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति रखे हुए। चाइना का यह क्लेम है कि ऐतिहासिक कारणों से हमारे पूर्वज जो है दक्षिण चीन सागर में मत्स्यन किया करते थे, इसलिए हमारा अधिकार है। कोई चाइना को बताए इस लॉजिक में उनके बड़े पिताजी यहां पर मंगोलिया भी हैं, यहां से चिंगेज खान भी कभी कभी भ्रमण करने निकला करते थे और चाइना को लेफ्ट राइट सेंटर बजाया करते थे, जिसके डर से चाइना ने यहां पर क्या बनाया था? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। तो अगर उस लॉजिक पे चले तो पूरा पूरा मंगोलिया ही चाइना क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता? आप समझिए कि इतिहास में इनके पूर्वजों ने इस क्षेत्र पर कैप्चर किया था, तो इस वजह से ये इनका। तो यार इस लॉजिक से तो जितने भी उपनिवेशिक ताकतें हुई, तो सभी लोग इसी की हम बात करें, चौड़ा वर्सेस संकरा। तो किन्हीं कारणों से मुझे चैट बीच में कुछ कनेक्शन ऐसा लगा कि टूटा, तो वापस आ गया हूं। तो चौड़ी होगी या संकरी होगी, जल्दी से बताइए। चौड़ी होगी तो उतना ही लाभ होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा चौड़ी उतनी ज्यादा आपके पास संसाधन, और ये क्षेत्र आपका बहुत वृहद क्षेत्र होता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। तो चौड़ा कहां पर और संकरा कहां पर, इसका एक नियम दे रहा हूं, परीक्षा में आता है तो ध्यान दीजिएगा। नियम कहां पर होता है, चौड़ा कहां पर होता है, संकरा कहां पर होता है? तो जहां पर पर्वतीय तट है, पर्वतीय तट, नियम लिख लीजिए, पर्वतीय तट, माउंटेनियस कोस्ट, जहां भी पर्वतीय तट है वहां अक्सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो होती है। नैरो का मतलब संकरी होती है, यहां पर संकरी होती है। तो कई बार वो आपसे क्या पूछ लेगा, आपको तुलना में दे देगा कि दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत यहां पर है, तो यहां पूछेगा एक्स और वाई में कहां पर आपका निमग्न तट कहां पर संकरा है। जल्दी से बताइए, एक्स और वाई में,
एक्स और वाई में निमग्न तट कहां पर संकरा है, जल्दी बताएंगे। नियम यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में संकरा है तो यहां पर नैरो है, यहां पर नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो है, और यहां पर क्या है, चौड़ा है। जहां पर नदी का मुहाना, नदी का मुहाना, माउथ ऑफ अ रिवर, जैसे बड़ी नदी, यहां पर क्या हो जाता है, चौड़ा, चौड़ी पट्टी, वाइडर शेल्फ। नदी के मुहाने में जहां पर आपका समतल सपाट, समतल मैदानी तट, वाइड कोस्टल प्लेन, वहां पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वाइड, चौड़ा हो जाता है। ठीक है। किन्हीं कारणों से कभी कभी सागर का जल अगर चढ़ के आ गया तट पर, मान लीजिए तट था आपका, मान लीजिए तट था इस तरह का, और यहां तक क्या था, यहां तक पानी हुआ करता था, लेकिन अगर जल का स्तर बढ़ेगा तो ये इसको निमग्न तट बना देगा कि नहीं बना देगा। तो जहां पर सागर का स्तर बढ़ता है, सागर स्तर, मीन सी लेवल जहां पर भी बढ़ेगा, वहां पर भी आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वाइड हो जाएंगे। इसके चौड़े होने का कारण क्या है, इसके चौड़े होने का लाभ क्या है कि यहां पर बहुत से संसाधन हो। सभी लोगों को समझ में आ गया। पर्वतीय तटों पर हमेशा नियम रख लीजिए, अधिकांशतः जहां पे तट पर्वतीय है वहां पर ये नैरो होते, लेकिन यहां पर अपवाद संभव है, अपवाद संभव है। Exceptions are always there. West coast of India, wider shelf, ये भी कई बार अपवाद के रूप में प्रश्न आ जाता है। भारत के पश्चिमी तट, जहां पर पश्चिमी घाट है, वो तो पर्वत की तरह हो गए ना, वहां पे हमारा जो शेल्फ है, निमग्न तट होना चाहिए, वो संकरा होना चाहिए, लेकिन वहां पर चौड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, प्लेट का धसान हुआ है। तो ये एक्सेप्शन है, एक अपवाद मैंने आपके लिए बना दिया है यहां पर। इसको फिर मैं भारत के भूगोल में फिर से बात करूंगा। सभी लोग मेरे साथ? तो जो भी संभावना प्रश्न के से जुड़ी चुनौतियों की, वो सारी की सारी मैं साथ में रखते हुए आपके साथ चल रहा हूं। ये हुआ हमारा महासागरीय निमग्न तट। सब लोग क्लियर हो गए इसके बारे में? तो फिशिंग कहां पर होगी, निमग्न तट में होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। ऑयल एंड गैस की संभावना कहां है, यहां पर है। जितना चौड़ा होगा उतना फायदा होगा। और इसमें एक और विशेष बिंदु यहां पर डालना चाहता हूं, महासागरीय निमग्न तट में यहां पर मैं डालना चाह रहा हूं अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन प्लस आर्कटिक ओशन। ये याद रखिएगा, इनके पास खूब सारी, खूब चौड़ी इनके पास निमग्न तट भी है और संभावनाएं भी। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट, इसके साथ में क्या था, कॉन्टिनेंटल स्लोप। मैंने साथ साथ में इसलिए लिख दिया कि इनकी तुलना भी होती रहेगी। कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसे हम क्या कह रहे हैं, महाद्वीपीय ढाल की संज्ञा हम दे रहे हैं। तो ये जो पहला है, ये जहां पर आपका निमग्न तट खत्म होगा, जहां पर शेल्फ खत्म होगा, तो उसको कहते हैं, उस हिस्से को कहते हैं जहां पर ये खत्म होता है, इसको क्या कहते हैं, शेल्फ ब्रेक। इस सीमा को क्या कहते हैं, शेल्फ ब्रेक। मग्न तट सीमा, मग्न तट सीमा। सभी लोग आशा है चित्र भी बना रहे होंगे और लिखना जो है वो भी लिख रहे होंगे।
अंजलि सोनी जी, क्या ये आप शब्दकोश की तरह बात कर रही हैं? सर सब सरफेस किसे कहते हैं? सर अधस्तल किसे कहते हैं? भाई ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसके नीचे सब सरफेस होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ये हमारी त्वचा है, त्वचा के अंदर के जो लेयर होते हैं उन्हें सब क्यूटेनियस कहते हैं, अधस्तल। ऐसी क्या बात कर दी यार? आप छठी में हैं, सातवीं में, जल्दी से बताइए कौन सी क्लास में आप? सरफेस सतह, सब सरफेस सतह के नीचे। बस ये हो गया कि हिंदी लिख दी वहां पर अध सतह, अधस्तरीय, सब सरफेस। तो भैया सारे हाथ पैर छोड़ दिए जाते हैं, अरे यहां पर तो अधस्तरीय लिख दिया, ये क्या होता है? अरे भाई सरफेस सतह के नीचे अधस्तरीय। यूं समझिए, एक बात बताइए, अंग्रेजी के अलग अलग स्तर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एक अंग्रेजी आप बोलते हैं, एक अंग्रेजी मैं बोलता हूं, एक अंग्रेजी शशु थरूर बोलते हैं, है ना? तो जब हम अपना वाक्य लिखेंगे तो हम अपनी अंग्रेजी के हिसाब से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? उसी तरह हिंदी भी तो है, हर भाषा का अपना होगा। कुछ भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग होगा, कुछ में सामान्य शब्दों का। पर अगर आप ये करने लगे क्लास रोक के, सर सब सरफेस का मतलब बताइए, सब सरफेस, अबे सरफेस, सरफेस के नीचे सब सरफेस, इसमें क्या बड़ी बात है? ठीक है बच्चों वाले, उससे बाहर आइए, पूरे लेफ्ट ब्रेन काम है। इसका मतलब आपका विषय में कहीं कोई ध्यान नहीं है। आप कहां पे अटके हुए हैं? आप कहां पे अटके हुए हैं? शब्द अर्थ, शब्द अर्थ, शब्द अर्थ। आप बताइए, आपसे, आप में से बहुत से लोगों ने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की, ऐसे सीखने की कोशिश की ना शब्द अर्थ से, कभी अंग्रेजी नहीं आई। कोई भी विषय शब्द अर्थों से नहीं आएगा। हर एक शब्द का अर्थ उसके संदर्भ में होता है। किस में अटके हुए? क्लास रोककर, अभी क्लास का पूरा ध्यान हटाकर इनको अंग्रेजी और हिंदी समझाई कि सरफेस मतलब सतह, सब सरफेस मतलब सतह के नीचे। कुछ तो सोचिए यार, बनेंगे आईएएस। वहां पे ना एकदम इंटरव्यू रोक देंगे, वो बोलेंगे भैया सब सरफेस करंट्स क्या होते हैं? सर एक तो सब सरफेस का अंतर बताइए सर, अधस्तरीय क्या होता है? तो हिंदी काहे ले रहे हो? ना हिंदी आ रही है ना अंग्रेजी आ रही, ना हिंदी आएगी ना अंग्रेजी आएगी। आ जाए, इसलिए हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख रहे हैं। क्लास तो बहुत तेज चल सकती है, लेकिन क्लास को हम क्या कर देंगे, वहीं पर ढेर कर देंगे। सर ये महाद्वीपीय ढाल, सर ढाल का मतलब बताइए। तो खेल तो बहुत लंबे चल सकते हैं, खेल बहुत लंबे चल सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, हमने पहले ही बता दिया भाई यहां से कम ढाल है, यहां पर ज्यादा ढाल है। कम ढाल का भी दे देते हैं, बिंदु दे देते हैं। 1 से 5 डिग्री तक की ढाल, नहीं 1 से 2 डिग्री तक की ढाल। इस ढाल कितनी होती है? 1 से 2 डिग्री की ढाल। और यहां पर कितनी होती है? 2 से 5 डिग्री की ढाल। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है। कहां से शुरू होता है? यह शेल्फ ब्रेक से शुरू होता है। शेल्फ ब्रेक जो कितनी थी? 200 मीटर से प्रारंभ, जहां पर मग्न तट खत्म होता है, वहां से लेकर 2000 मीटर की गहराई तक। 200 मीटर से 2000 मीटर तक की गहराई तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? महाद्वीपीय ढाल। क्लियर हो गया? महाद्वीपीय ढाल। सतह को सरफेस, सतह के नीचे को सब सरफेस, अधस्तरीय। शेल्फ ब्रेक हो गया। इसकी ढाल उससे ज्यादा है, इसकी ढाल उससे ज्यादा है। ये छिछला क्षेत्र रही है, यहां प्रकाश कम हो जाता है, प्रकाश कम हो जाता है, यहां कम हो जाता है। ठीक है, और यहां पर हमें महाखड्ड मिलते हैं, महाखड्ड मिलते हैं। सर ये महाखड्ड क्या होते हैं? अंग्रेजी में हम कैनियन कहते हैं। और क्योंकि ये सागर के अंदर हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? सब मेरीन। सर फिर ये सब से शब्द क्या होता है? अधः सागरीय महाखड्ड। ठीक है, मेरा हाथ दिख रहा है सभी लोगों को? मेरा हाथ दिख रहा है? इस हाथ का ये हिस्सा मैंने टर्न कर दिया। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बच्चों? ये वाला हिस्सा जो कम ढाल वाला हिस्सा है, मग्न तट। ज्यादा ढाल वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ढाल। समझ में आया? अब इसको मैं आपकी तरफ घुमाता हूं। मेरे हाथ में यहां पर उंगलियों के बीच में दरारें दिख रही हैं,
ये जो दरारें दिख रही हैं ये क्या है? ये है सबमरीन कैनियन। आर्यन सिंह कह रहे हैं एग्जाम्पल ग्रैंड कैनियन। आर्यन सिंह नशा करना बंद कर दो, वो लैंड पे था। ये कौन से वाले हैं? सबमरीन कैनियन। इनको वो नहीं, ये उससे नहीं बने, वो अलग प्रक्रिया थी, अलग प्रक्रिया थी। ठीक है, यहां पर महासागरीय अधे सागरीय महाखड्ड पाए जाते हैं। मतलब कि ने क्या कहते हैं, सबमरीन कैनियन यहां पर पाए जाते हैं। जनरली कहां होते हैं? नदी के मुहाने में। नदी के मुहाने में इस तरह का हो जाएगा। तो जैसे हडसन, हडसन नदी है, हडसन महाखड्ड। ठीक है, इसे भूमि वाले खड्डों से नहीं करना है, ग्रैंड कैनियन से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, सभी लोग क्लियर? तो प्रकाश हो गया, महाखड्ड हो गया, नदी का मुहाना, अधे सागरीय, ये यहां पर पाए जाते हैं। जीवन की संभावना यहां पर कम होती है, यहां पर चीजें कम होती हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर अवसाद, सेडिमेंट फ्लो काफी रहता है। सेडिमेंट फ्लो, क्योंकि यहां पर ढलान ज्यादा है, ढलान ज्यादा है तो चीजें क्या होंगी? सेडिमेंट्स नीचे जा रहे हैं। ठीक है, सभी लोग क्लियर? कॉन्टिनेंटल शेल्फ की हमने बात कर दी, कॉन्टिनेंटल स्लोप की हमने बात कर दी, हमने बता दिया यहां सबमरीन कैनियन भी होते हैं। एक उदाहरण भी दे दिया, हडसन महाखड्ड, ये कहां पर है? ये यूएस में है। उसी तरह कैलिफोर्निया क्षेत्र में भी है। ये कई जगह पर इस तरह से पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? ये गहरे सागर की शुरुआत है, लेकिन ये दोनों के दोनों किसका हिस्सा है? 1 और 2। यहां पर आप देखेंगे इस तरह से सेडिमेंट्स जो है ना अवसाद नीचे की तरफ जा रहे हैं, और यहां पर कैनियन भी होते हैं। ठीक है, शिवम कुमार ने लिखा बरमूडा ट्रायंगल, क्यों लिखा हमें पता नहीं, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। बीच में कुछ लोग ये लिख देते हैं कि जो है क्रिकेट मैच, ये भी हो सकता है। अंबिका लिख रही है हडसन एक द्वीप है। अरे हडसन नाम के बहुत सारे होंगे, आपको एक महाखड्ड के बारे में बात बता दिया। ठीक है सर, खाड़ी को महाखड्ड कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं प्रखर राय जी। खाड़ी एक सतही चीज है, और महाखड्ड क्या है? नितल की बात है। ठीक है, खाड़ी तो सतह पर होती है। महासागर है, महासागर के छोटे छोटे हिस्से किए जाएं तो उनको क्या कहा जाएगा? सागर, खाड़ी इत्यादि। लेकिन महाखड्ड कहां पर है? नितल में है, वहां पर। ठीक है, अब हम कहां पर आ गए? 3 नंबर पर आ गए। तो 2 हो गए बच्चों, 2 हो गए जो महासागर से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई कह रहा है कि सर हडसन की ये जो है ये कनाडा में। बेटा हडसन नदी जो है, हडसन नदी न्यूयॉर्क में, हडसन मोहाक वहीं पर यूएस कनाडा की सीमा पर ले लीजिए अगर आपका मन है तो। ठीक है, यूएस कनाडा की सीमा पर हडसन नदी की बात नहीं हो रही, ये हडसन मोहाक नदी है जो वहां पर यूएस का न्यूयॉर्क है। तो उस हडसन नदी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये हडसन नदी वो वाली नहीं है। कनाडा की न्यूयॉर्क राजधानी के बाजू में हडसन मोहाक जो क्षेत्र है वहां पर ये, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम कहां पर आ गए? एक संक्रमण का क्षेत्र है जहां पर महाद्वीप एक्स खत्म हो रहा है और वाई ये जो हर नदी में बनता है। अभी अखिलेश मिश्रा जी बताए बहुत से कारकों से बनता है, ये बहुत से कारकों से बनता है। एक कारक नदी के मुहाने में है, हर नदी के मुहाने में नहीं बनेगा। क्या हर नदी के मुहाने में बराबर मग्न तट है क्या? तो ऐसा सोचना गलत हो जाएगा। गर्त को ही महाखड्ड कहते हैं क्या? नहीं बेटा, अभी गर्त की बात आने वाली है। महाखड्ड तो कैनियन होता है, अब गर्त आने वाला है। तो दोनों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? ये हमारा गर्त कहलाता है। सो नंबर 3 पे आ गए। 2 तक क्लियर हो गए सभी लोग? 1 और 2 कॉन्टिनेंटल शेल्फ, शेल्फ की लड़ाई क्या होती है ये भी होगा। सर मैप पर बता दीजिए, एज इफ आप यूपीएससी एस्पिरेंट कुमारी जी आप मैप खोल के ढूंढ भी लेंगी, फिर आपको मिलेगा नहीं, फिर आप जो है मजे मजे में खेल खेलते रहेंगे। अब ये वाले खेल में मैं आता नहीं भाई। तीन नंबर, ओशियानिक डीप्स एंड
ट्रेंचेस, गर्त भी कहा जाता है। और क्लियर हो गए? एक कह रहा है कि सर महासागरीय महाखंड अभी फिर से बता दीजिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो 5 तरह से बनते हैं महाखंड। ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो 5 तरह से महाखंड बनते हैं। रिवर इरोजन है, उसके बाद में हमारे पास में फॉल्टिंग है, उसके बाद में हमारे पास में अर्थक्वेक की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से है, उसके बाद फोर्थ हमारे पास है सेडिमेंट्री फ्लो, सेडिमेंट्री करंट्स की वजह से है, और फिफ्थ हमारे पास कुछ वोल्केनिक भी होते हैं। ये सारे ज्योग्राफी ऑप्शनल में। अब जीएस में भैया ये ऑप्शनल वाले हैं, वहां से रिसर्च करके अभी यहां पर रुकवा के ये फिर से करवाएंगे, मत करवाइए। आपका लेवल तो ये है कि भैया अधे स्तरीय बता दीजिए, स्तरीय बता दीजिए, क्लास को रोकना बंद कर दीजिए। इस चीज को मैंने आपको बता दिया, प्रीलिम्स में हमें पता होना चाहिए महाखंड कहां होते हैं, सबमरीन कैनियन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये ढाल पर पाए जाते हैं, इतनी सी बात है। ठीक है, वरना मेरी तबीयत खराब हो रही इसलिए कोई ऐसा कमेंट नहीं लो जिससे क्लास लॉन्ग हो। ये अपने अपने में चले जा रहे हैं, तो ये मत करिए। आपकी जो क्लासेस की जो कमेंट का जो ऑप्शन है वो बेकार हो जाता है। ठीक है, ये आपको तीनों चीजें यहां पर तुलना की दृष्टि से बताया कि भाई यहां पर क्या है, यहां पर प्रकाश होता है, प्रकाश की वजह से हमारा सारा का सारा इसमें लाभ आ जाता है। उसके बाद क्या है, हमने कहा यहां जीवन की संभावना है, यहां पे जीवन की संभावना की जगह यहां पर एक विशेष चीज क्या थी, महाखंड है, और यहां पर सेडिमेंट्री फ्लो। ये आपके लिए जीएस छात्र के लिए इतना काफी है, जीएस छात्र इतना काफी है। अब हम आ गए ओशन डीप्स एंड ट्रेंचेस। तो मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, आपस में उनका क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। ये महाद्वीपीय प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये क्या है, महासागरीय प्लेट। जब ये आपस में टकराते हैं तो ये भारी होती है, ये नीचे की तरफ चली जाती है। ठीक है, इसे हम सबडक्शन कहते हैं। एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे चले जाना सबडक्शन, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब यहां पर जल है, यहां पर जल है, और ये जो एक गहरा क्षेत्र है, सामान्य गहराई इतनी थी, लेकिन यहां और ज्यादा गहरा हो गया कि नहीं। इस गहरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, डीप्स एंड ट्रेंचेस। अक्सर जहां पर 2 प्लेटों का अभिसरण होता है, वो संक्रमण का क्षेत्र अधिक गहरा हो जाता है, और वो क्या कहलाता है, महासागरीय गर्त और खाइयां। समझ में आया? तो यहां पर आप लोगों को दिख जाएगा, यहां पर क्या है, यहां पर महासागर शुरू हो रहा है, यहां पर इस तरफ क्या था, महाद्वीप। दोनों जहां पर टकरा रहे हैं, ये गहरा क्षेत्र क्या कहलाता है, महासागरीय गर्त और कैविटी। ठीक है, ओशन डीप और ट्रेंचेस। क्लियर हो गया? इसी को एक प्लेट, दूसरी प्लेट, और अगर मैं इसका 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं, इस तरह से। और ऊपर क्या है, ऊपर पानी है, तो इस तरह से ये सतह हो गई पानी की सतह, और पानी की सतह के नीचे ये सब चल रहा है। तो ये जो लंबाई में जो गहराई है, अगर ये लंबी हो जाए, ये जो गर्त है, वैसे तो ये गहराई को क्या कहते हैं, हम गर्त कहते हैं। गहराई को हमने क्या कहा, गर्त कहा। अगर ये बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हुई है तो इसको क्या कहते हैं, ट्रेंच। सो ओशन डीप्स एंड ट्रेंचेस। ओशन में कई जगह पर डीप्स है, कई जगह पर डीप्स है, कई जगह पर ये बहुत लंबे फैला हुआ क्षेत्र है। उस लंबे गर्त को हम क्या कहते हैं, लंबी गर्त को ट्रेंच या खाई कहते हैं। लंबी गर्त इज इक्वल टू खाई। elongated deep is equal to trench। सभी लोग क्लियर है?
इसमें मैं आपको विशेष बताना चाहता हूं, खाइयों के मामले में प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन हैज द हाईएस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर। यहां पर बहुत सारी गर्त होती हैं। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में बहुत सारी गर्त होती हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहीं पर मैं दिखा देना चाहता हूं, यह हमारी नाजका प्लेट है, अगर आपको याद हो, यह नाजका प्लेट है या नहीं है, और यह हमारी क्या है? उत्तर अमेरिका प्लेट। तो जहां इनका अभिसरण हो रहा है, तो यहां पर एक ट्रेंच बनेगी, इसको क्या कहते हैं? पेरू खाई, पेरू ट्रेंच। इसी को हम हम्बोल्ट ट्रेंच भी कहते हैं। तो पूरी की पूरी प्रशांत महासागर की परिधि पर बहुत सारी ट्रेंचेस हैं। प्रशांत महासागर पर बहुत सारी ट्रेंचेस हैं। पैसिफिक ओशन में बहुत सारी ट्रेंच हैं, कुछ नाम लिख रहा हूं। एक तो विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच कहां पर है? मरियाना ट्रेंच। ये विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मरियाना ट्रेंच। कुछ 10,900 मीटर है, तो लगभग याद करने के लिए 11 किलोमीटर गहरी। मरियाना ट्रेंच के अलावा यहां पर क्या है? क्यूराइल ट्रेंच। अंग्रेजी में लिख रहा हूं, हिंदी में भी आप ये हम विश्व मानचित्र में देख चुके। कुरिल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, रियुकू ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, कर्माडेक ट्रेंच। सो मरियाना खाई, कुरिल की खाई, जापान की खाई, रियुकू की खाई, टोंगा की खाई, कर्माडेक की खाई, और अभी हमने देखा पेरू को अटकामा भी कहते हैं, अटकामा ट्रेंच। ये यहां पर हिंद महासागर की जब हम बात करते हैं, इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा नहीं है, जो सबसे मशहूर है ये है सुंडा खाई, सुंडा ट्रेंच। ये कहां पर है? इंडोनेशिया में। अगर आप मुझसे अटलांटिक की कोई मशहूर पूछना चाहेंगे, तो इसमें मैं करना चाहूंगा पोर्तो रिको ट्रेंच और साउथ सैंडविच ट्रेंच। ये कुछ मशहूर ट्रेंच है। सुंडा ट्रेंच, बस एक ही काम आ जाएगा आपका, सुंडा। तो हिंद महासागर में और ज्यादा चिंता नहीं करनी, अटलांटिक महासागर में भी, लेकिन प्रशांत महासागर में ज्यादा होती है। ये मैंने आपको बता दिया। विश्व की सबसे गहरी कौन सी है? मरियाना ट्रेंच। ये भी आपके पास आ गया। तो आज हम क्या कर रहे हैं? सागर के नितल में जाकर हम देख रहे हैं कि नितल में क्या क्या संभावनाएं हैं। सर ठीक से नहीं दिख रहा है बेटा, मैं सारी चीजें बोल दी हैं मैंने। मरियाना की ट्रेंच, क्यूराइल की ट्रेंच, जापान की ट्रेंच, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रियुकू की ट्रेंच, टोंगा की ट्रेंच, कर्माडेक की ट्रेंच, पेरू और अटकामा की ट्रेंच। ठीक है। सुंडा, पोर्तो रिको, साउथ सैंडविच ट्रेंच। जूली यादव कह रही मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। जूली यादव बादाम का सेवन करें, सुबह व्यायाम करके आए, ऐसे नहीं कि बिस्तरे में रजाई में क्लास देख लिए, उस सब से नहीं होता। और जैसा कि आप क्रिकेट देखती हैं, क्रिकेट में नाम आते हैं ना, ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा, उसके बाद शुभमन गिल, उसके बाद विराट कोहली। अब ये 3 नाम देखकर आप कहें सर समझ नहीं आया, उसमें समझना क्या है? 3 का नाम है। तो ये आर्यन सिंह कह रहे हैं टोटल कितने, ये लेफ्ट ब्रेन वाला है। आर्यन सिंह गिनती जारी है बेटा, निकलो रजाई से बाहर। ये बैठे बैठे एक कह रहा है मेरी समझ नहीं आता, नाम लिखे इसको समझ नहीं आ रहा, वहां पर लिखा होगा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली। क्रिकेट मुझे समझ नहीं आता, निकलो बाहर। ठीक है। सर रीजन वाइड और नैरो का पता नहीं किसका वाइड और नैरो का रीजन चल रहा है अभी तक। टाइटैनिक कहां डूबा हुआ है, तनुजा जी बता रही। तनुजा जी क्या लेंगे, चाय के साथ समोसा लेंगी या कुछ और?
अभी छठ के बाद ठिकवा बचा होगा, चाय के साथ करारा से ठिकवा हुआ जाए, मजा आएगा। सर ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी कर चुके हैं, बिल्कुल वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको दिखा दिए थे। चलिए आगे बढ़े। इन लोगों में अटके तो इनको ये समझ नहीं आ रहा है, इनको ये समझ नहीं आ रहा क्या करें। जीवन का वो दौर है कि बहुत सी चीजें समझ नहीं आएंगी, है ना। रामदेव कुमार बोला समोसा लेंगे सर जी, मेरे को भी मौका मिल गया चैट करने का। रामदेव कुमार जी आप मशहूर हो गए, आप समोसा खाइए, कोई टेंशन नहीं। वापस आ रहे हैं बच्चों, अब कहां पर आ गए, अब गहरे सागर में आ गए। अब गहरे सागर में आ गए तो ये क्या है, महासागरीय मैदान। दीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स, दीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन, महासागरीय मैदान या नितल मैदान। अब सबसे गहरे महासागरीय मैदान या नितल मैदान, नितल मैदान, महासागरीय मैदान या नितल मैदान। ओशियानिक प्लेन्स, अंग्रेजी में इन्हें एबिसल प्लेन भी कहते हैं, एबिसल प्लेन भी कहते हैं। महासागरीय मैदान और नितल मैदान, ये सबसे वृहत सागर में पाई जाने वाली मोस्ट एक्सपैंड या क्या कहूं मैं, एग्जॉस्टिव प्लेन्स, टोपोग्राफिक फीचर, कंस्पिक्वस, वाइडेस्ट। सबसे बड़ा, अगर कुछ महासागरों को अगर सुखा दिया जाए तो क्या सबसे ज्यादा दिखेगा, अगर हम हवाई जहाज पर बैठे हुए हैं और नीचे दिखेगा तो क्या दिखेगा, बहुत बड़े बड़े मैदान, बहुत बड़े बड़े मैदान और उनके किनारे। अभी तक तो हम किनारे किनारे पे थे, अब बड़े वाले क्षेत्रों में आए हैं और ये जो आ गए हमारे पास वाइडेस्ट एक्सपेंसिव है, ये काफी गहरे होते हैं। इनकी औसत गहराई जो है 2000 से 6000 मीटर तक ये रहते हैं, 2000 से 6000 मीटर गहरे, है ना। क्लियर हो गया। सबसे बड़ा उच्चावच यही होता है, दीज आर द फ्लैट प्लेन्स। लेकिन अब इसी में एक चुनौती आ जाती है हमारे पास कि फ्लैट प्लेन्स में क्या है, ठीक है। तो बच्चों पहली चीज, एक और प्रश्न मुझे याद आया जो हमारे पास आता है। विश्व में अगर हम बात करते हैं कि कितना क्षेत्रफल इनके नीचे है, इसमें आता है, तो अगर आप मुझसे देखें तो ये दोनों जो हैं कुछ 8%, 8.5%, ठीक है। 8 दूनी 16, 16.5 हो गया। और यहां पर कुछ और आ जाता है और ये कुछ लगभग 80% हिस्सा क्या है, मैदान। तो अगर सागरों में देखा जाए तो कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कितना हिस्सा ये है, तो कुछ किताबें 8.5 लिखती है, कुछ किताबें 7.5 लिखती हैं, इसलिए मैंने औसत लिख दिया 8। जैसा कि मैंने कहा गणना ऐसा आसान नहीं है, बट वो चलती रहती है। और ये जो है ये 8.5 लिखती है। यहां पर हमारे पास कॉन्टिनेंटल राइज भी होता है, वो सारी चीजें हम ऑप्शनल में कराते हैं। और यहां पर ये कुछ हमारा 0.5% के करीब है, ठीक है। अगर हम नितल मैदान की बात करते तो मैदान एबिसल प्लेन लगभग 80% होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रश्न जब हमसे पूछते हैं तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि मैदान इनकी अगर प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए तो ये कितने। अब उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर मैदान में ढाल बहुत मंद होती है, तो ये लगभग फ्लैट होते हैं।
नियरली फ्लैट विद लो स्लोप। इधर क्या होते हैं? मंद ढाल। तो ये लगभग मैदानी होते हैं लगभग मैदानी होते हैं, लेकिन इसी के साथ नियरली फ्लैट के बाद दे आर नॉट फीचरलेस। ये जो माना जाता था कि इन पर कोई भी स्थल आकृति नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि ये स्थल आकृति विहीन है। स्थल आकृति विहीन नहीं है। जो ये माना जाता था कि स्थल आकृति विहीन होंगे, ये एकदम सपाट मैदान है, सारे अवसाद इसमें जाकर करोड़ों वर्षों तक उन्होंने इसको सपाट कर दिया होगा, ऐसा नहीं है। इनमें भी स्थल आकृति होती है, और वो स्थल आकृतियों की मैं बात करना चाहता हूं। तो इसी को हम जल्दी से बना देते हैं। ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। ये क्या है? मैदान। और अच्छे से बता रहा हूं, नितल मैदान, ताकि आप देख सकें। वैसे तो इनमें सब में क्या भरा हुआ है? पानी ऊपर है। कितना गहरा होगा? हो सकता है ये 4 किलोमीटर गहरा है, ठीक है। ए बी सी डी ई क्या है यहां पर? ए बी सी डी ई। ए क्या है? डिप्रेशन, यानी धंसान, धंसान वाला क्षेत्र। कुछ भी डिप्रेशन हो सकता है, जैसे भूमि की सतह पर होता है, ऐसा ही होता है। बी एबिसल हिल, सी सी माउंट, और डी गयोट। पहले लिख लीजिए, फिर इनको समझाता हूं। तो वे भूल जाइए, अब पूरा का पूरा क्या है? मैदान है। अब इसका गर्त से कुछ लेना देना नहीं बच्चों। ये गर्त थी, यहां पर क्या थी? समुद्री गर्त, गर्त या खाई ये थी, उसको भूल जाइए। वो तो हमारे हो चुके, 3 नंबर पे हम आकर खत्म कर चुके। अब यहां पर क्या है? अब यहां पर लिखा हुआ है जो हमारे नितल के जो मैदान है, नितल के मैदानों में वो है। तो पहली बात है, डिप्रेशन लिखा हुआ है, डिप्रेशन और धसान। कोई कह रहा है सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना। सर अरे भाई, मैं साथ साथ में बोलने वाला हूं, इन्हें एक्सप्लेन करने वाले, तुम अपना नोट्स बनाने वाले, तुमको हमसे सुनने का कोई कारण नहीं, तुमको सुनना नहीं है। हम इसको बोलेंगे डिप्रेशन और धसान, अभी बोलेंगे, तब भी साथ में लिख लोगे चचा। उसके बाद हम लिखेंगे एबिसल हिल या फिर नितल पहाड़ी। अब क्या लिखा हुआ होगा? ऐसे, नितल पहाड़ी। फिर अगले पेज पर एक नया पेज खोलेंगे, समुद्री शिखर। लिख लिए नोट्स भाई? पूरा लिखवाए देंगे, उसके बाद फिर समझाए देंगे। उसके बाद जब 5000 सालों में जब ये भूगोल खत्म कर पाएंगे, तब फिर हम जो है बुढ़ापे में एग्जाम देने की सोचेंगे। अबे इन सब पे बात करने वाला हूं चचा। नितल पहाड़ी 20 बार बोलूंगा अभी। शिवम कुमार बोला बनाना है क्या? शिवम श्रद्धा है भाई, छोटा बनाओ कि बड़ा बनाओ, पीना तुम ही को है, अपने हिसाब से बनाए लो भैया। कह रहा बनाना है क्या?
एक कह रहा बनाना है क्या, दूसरा कह रहा है कि साहब छोटा लिखो बड़ा लिखो, समझने में कोई वो नहीं है। इंटरेस्ट किसमें है? दहेज में ले जाएगा मैडम के लिए नोट्स। मैडम लिखे थे, बहुत साफ साफ लिखे, एक लाल पेन से लिखे, हरे से लिखे। चलिए, तो डिप्रेशन किसी भी कारण से कोई भी धसान हो जाएगा, शैलो, इसको क्या कहेंगे हम? छिछला डिप्रेशन। कोई भी प्रकार का समुद्र के नितल में अगर छोटा मोटा डिप्रेशन है, क्यों हो सकता है? वहां से कोई कुछ जलधाराएं आई जिनकी वजह से एक भंवर बन गया, भंवर की वजह से वहां से थोड़े से अवसाद हट गए, बहुत शैलो होता है। ठीक है, अब हमने सोचा कि यहां पर क्या होगा, तो यहां पर पहली चीज आई पहाड़ी। क्या लिखा है? नितल पहाड़ी। अगर आप 100 मीटर 1000 मीटर की ऊंचाई से, अगर आप 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे के क्षेत्र हो तो आपको क्या कहा जाता है? पहाड़ी। ठीक है, और अगर 1000 मीटर से ज्यादा के हो तो उसको क्या कहा जाएगा? शिखर। ये लिखा है शिखर। तो ये 1000 मीटर से ज्यादा वाला है और ये 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाला, ये क्या कहलाता है? छोटी ऊंचाई वाले को पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नितल पे पाई जाने वाली पहाड़ी, नितल पहाड़ी। समुद्री शिखर क्या है? समुद्र की सतह पर पाया जाने वाला, लेकिन 1000 मीटर से ऊपर, तो ये है। ठीक है, तो सी माउंट हो गया और ये भी हो गया। क्लियर हो गया? अब यहां पर पानी है, अब यहां पर पानी चल रहा। पानी जो है, पानी ने एक ऊंचा सा समुद्री शिखर था, उसको यहां पर क्या किया? अपर्दन से क्या कर दिया? सपाट बना दिया कि नहीं? आ गया सपाट। मिल गया सपाट। तो क्या मैं लिख सकता हूं सपाट शीर्ष वाला, शीर्ष वाला, सपाट शीर्ष वाला समुद्री शिखर। यह शिखर इतना ऊपर गया कि इसकी सतह जो है कट गई। किसने किया? सतह पर लहरों ने काट डाला, इसको क्या कर दिया? सपाट कर दिया, सपाट कर दिया। तो ये होने को बी और सी में क्या अंतर है बच्चों? बी और सी में ऊंचाई का अंतर है, बी और सी में ऊंचाई का अंतर है। अगर आप 1000 मीटर से नीचे है तो आप क्या है? पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? नितल पहाड़ी, नितल पहाड़ी बता रहा हूं, एबिसल हिल है। और अगर इसके ऊपर है तो आप क्या है? सी माउंट है, समुद्री शिखर है। लेकिन अगर आपका शिखर इतना ऊंचा हो कि पानी की सतह आकर उसे काट दे तो ऊपर से सपाट हो जाएगा। श्रीमान आर्नोल्ड गायोट, एक व्यक्ति का नाम है श्रीमान आर्नोल्ड गायोट, ये अमेरिका से हुए हैं। तो आर्नोल्ड गायोट ने इनका नाम रख दिया गायोट। तो उन्हीं के नाम पर इन सपाट शीर्ष वाले समुद्री शिखर को क्या कहा जाता है? गायोट कहा जाता है। समझ में आ गया? गायोट, ABCD समझ में आ गया? स्पीड का ऑप्शन दीजिए सर। किडनी ना दे दूं, स्पीड का ऑप्शन दीजिए। आपने बोल दिया टेक्निकल टीम आपको पढ़ रही है, मास्टर जी कैसे दे देंगे? अंसार खान बोले सर इसे पठार कह सकते हैं। अब सभी लोग देख के बताइए, कोई पठार दिख रहा है? देखने में कहीं कुछ पठार दिख रहा है? कोई भी चित्र में कहीं कोई पठार दिख रहा हो? दिव्य चक्षु चाहिए यहां पे स्क्रीन पे पठार ढूंढने के लिए। 4000 मीटर गहरा, हल्का सा ये चल रहा है। अगर ये पानी के बाहर निकल आया तो द्वीप बन जाएगा, पठार तो नहीं बनेगा ना, पठार तो नहीं बनेगा। शीर्ष वाला समुद्री शिखर है, पठार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समुद्र में भी अगर यहां पर लावा निकला और इस तरह का होगा तो क्या समुद्री पठार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भाई नितल ही तो है, बट जो चित्र बनाया नहीं उसे कैसे वो कर रहे हैं? सर पठार तो लैंड पर होते हैं बेटा। पठार ना एक तरह की उच्चावच की टोपोग्राफी की एक स्थिति है जिसमें आपके पास वृहत क्षेत्र उठा हुआ और सपाट होगा, बट वृहत होगा, फैला हुआ होगा, फैला हुआ सपाट क्षेत्र। तो अगर वो सागर के नीचे भी हुआ तो ओशन में भी प्लेटू होगा। वोल्केनो अगर नीचे फैल गया तो बिल्कुल संभव है, लेकिन हमारे चित्र में अभी कोई प्लेटू नहीं था, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है सर द्रोणी क्या होती है? बेटा ये जो है आपके जो बेसिन है,
इनको जो मैदान को अंग्रेजी में कहा गया बेसिन, तो हिंदी में इन्हें द्रोणी भी कह देते हैं, कुछ किताबें इन्हें द्रोणी कहते हैं। ठीक है, तो प्लेन को ही, जो बेसिन है, जो फैले हुए विस्तृत प्लेन क्षेत्र हैं, उन्हें कुछ किताबें द्रोणी भी कह रही हैं। तो हिंदी में वो एक आप पर्यायवाची ले लीजिए। दिव्या बोली पठार है तो सर पठार में खनिज भी होगा। अब पूरा का पूरा चेंज कर दो कि सर पठार है तो खनिज होगा, तो मैडम खनिज तो यहां भी हो सकता है, खनिज तो यहां भी हो सकता है, खनिज तो कहीं भी हो सकता है। खनिज की तो बात ही नहीं चल रही है। अभी क्या बात हो रही है? स्थल आकृति कि सर अगर खनिज होगा तो सर उसमें बताइए सर लोहा होगा कि तांबा होगा। इसीलिए पहले विश्व भूगोल करा दिए थे। ठीक है सर, घाटी हो सकता है, बिल्कुल उसे घाटी ही कहा जाएगा, घाटी को द्रोणी भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अभी सभी लोगों के पास ये वाला चित्र, ये क्लियर हुआ या नहीं? इसके लिए वहां लिख दीजिए अगर आ गया सारी चीजें। ये हमने कहा था, सोनार ने हमें ये बताया, अब सबका नामकरण हो चुका है। ये मैदान है, यहां पर मैदान हो गए, ये गर्त हो गया, ये हमारी पहाड़ी हो गई, सी माउंट हो गया, गेओट हो गया, और यहां पर इसे क्या कहते हैं? कटक। कटक मैं बता दूंगा, बाकी चीजें अगर हो गया जल्दी से वाह और आ कर दीजिए। ये वाला आज का हमारा एक लक्ष्य था कि आज हमें क्या करना है, महासागरीय नितल। ऊपर तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था 12 नॉटिकल माइल, और बेस लाइन से आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक कैसे बटे। अब हम नीचे चलेगा। ठीक है, इस बीच में आपका स्क्रीन सर घूम नहीं रहा है, फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, स्पीड बढ़ा दो, घटा दो, लीवर दे दो, किडनी दे दो, सारा टेक्निकल टीम ने नोट कर लिया, उसकी आप चिंता मत करो, वो आगे आगे मिलता जाएगा। सर स्पीड बढ़ा दें तो स्पीड बेटा लाइव क्लास की नहीं बढ़ती है, जो पिछली रिकॉर्डिंग्स आती जाती है उसमें ऑप्शन हमारे पास स्पीड बढ़ाने का भी रहता है। सर कहां पर मिलती है एनसीईआरटी? तो थोड़ा सा ऐप से भी परिचित हो जाइए, आप नए नए जुड़े हैं तो काम हो जाएगा। ठीक है सर, मेरा मन नहीं लग रहा है। अब मन और तन ये आप ही को लगाना है ऑनलाइन क्लास में, इससे ज्यादा मैं ना लगा पाऊंगा। समुद्री शिखर हो गया, शिखर पे पहुंच गए हैं। ये बड़ा बड़ा लिख दिया गया। पानी भर दिया है ओशन में, नीचे ओशन का टैंक कैसा है, टब कैसा है, टब भी देख लिया है, पानी भी भर दिया है। अब उस पानी के बारे में देखना है, क्या ये पानी स्थिर है या पानी चलायमान है। समुद्रों में जो पानी भरा हुआ है वो स्थिर है या चलायमान है, अगर चलायमान है तो किन किन चीजों से वो चलता है, कैसे चलता है। अब हम उस पर आ गए हैं, ओशन डायनामिज्म पर आ गए हैं। किस पर आ गए हैं? ओशन डायनामिज्म पर आ गए हैं। महासागरीय जल की गतियां, मूवमेंट्स ऑफ ओशियानिक वाटर, मूवमेंट्स ऑफ ओशियानिक वाटर, इस पर आ गए बच्चों। पानी भर दिया है, बाल्टी भी देख लिया, बाल्टी का बॉटम भी देख लिया, नीचे कैसा है। तो पहला वेव्स यानी तरंग, दूसरा टाइड्स यानी ज्वार भाटा, और तीसरा करंट्स यानी जल धारा। ठीक है, इनमें परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जल धाराएं, करंट्स। परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जल धारा है। तो पहला हम देखेंगे तरंग किससे बनती है। तरंग एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का एनर्जी है, इट इज अ डिस्टर्बेंस। सर हाँ तो लिखना है कि नहीं? इसको मत लिखो, लिखो आपकी श्रद्धा है भैया। हम आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे जो बोर्ड को हमारा मन करता है रंग करने का, आम का होगा तभी ना लिखवा रहे हैं। तरंग, तरंग क्या है? एक तरह का डिस्टरबेंस है ना। शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं? मूवमेंट ऑफ ओशियानिक वाटर, कि किस तरह से गतियां होती हैं। छात्र क्या कर रहा है? सर मन नहीं लग रहा है।
मन नहीं लग रहा है तो वहां से क्या आई, ऊर्जा आई, डिस्टरबेंस आई। डिस्टरबेंस में क्या हुआ, क्लास में वो सारी की सारी डिस्टरबेंस सब तक जाती। क्यों जाती है, किसी ने आकर सतह को छेड़ दिया, किसी ने आकर जल के प्रवाह को छेड़ दिया। ठीक है सभी लोग क्लियर है? तो किस तरह से आती है, अगर समुद्र की सतह को डिस्टर्ब कर देंगे, समुद्र की सतह को डिस्टर्ब कर देंगे तो क्या बनेगा, एक तरह की तरंग बनेगी। एक तरह की क्या बनेगी, तरंग। कौन डिस्टर्ब करता है जल्दी बताइए? कौन डिस्टरबेंस करता है? समुद्र पर एक तो डिस्टरबेंस होती है पवन, विंड, पवन, और दूसरा हो सकता है अंदर से समुद्र के नितल से, ओशन बॉटम वाइब्रेशन, नितल से आ सकती है। तो जल्दी से आपको तरंग बताते हैं, तरंग कैसे आती है। ठीक है, ज्वार भाटा किससे आता है? ज्वार भाटा आता है ग्रेविटेशनल पुल। किसका ग्रेविटेशनल पुल? सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी पर जो अपना ग्रेविटी रखते हैं, ग्रेविटी से जो पुल करते हैं उससे आता है। और करंट जो है ये मैं कहूंगा बहुआयामी कारक। पहले तो ये लिख लीजिए, फिर इनकी एक एक करके बात करते हैं। तरंग से बिजली बना सकते हैं, हाँ सब बना लेना बेटा, तीनों से बन सकती बिजली, सब से सब निकाल लेना, पहले समझ तो लो। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। तो पहले तरंग देखते हैं, वेव देख ले। स्थिर सतह, सागर की सतह स्थिर है, और ये क्या है? दो सतह होगी, तरंग ऐसी बनती कि नहीं बनती? अब ये तरंग कैसे बनेगी, अब ये तरंग कैसे बनेगी? ठीक है, सभी लोग मेरे साथ नेक्स्ट क्लास तरंग पे ही खत्म कर देंगे। तो सभी लोग एक काम करते हैं, हम एक धागा लेते हैं, एक धागा लेते हैं। मेरे पास कोई धागा है? हाँ जी, मेरे पास एक धागा है, ये मेरे पास एक धागा है। तो ये स्थिर है बच्चों, ये स्थिर है, स्थिर, पहली वाली स्थिर सतह। लेकिन अगर मैं यहां से हिलाऊं तो क्या आपको बीच में एक तरंग जाती दिखती कि नहीं दिखती? जब तक ये खिंचा हुआ है तब तक इसमें स्थिरता है, लेकिन अगर मैंने इसको हिलाया तो वो सब तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इस सतह को कोई हिलाने वाला है, इस सतह को कौन हिलाने वाला है उसकी बात करते हैं। इस सतह को कौन हिलाने वाला है, हिला के दिखाएं। समुद्र की सतह है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, समुद्र की सतह है, सतह, इस पर पवन चल रही है, पवन, पवन बच्चों इस तरह से स्तरों में चलती है, स्तरीय प्रवाह होता है। पवन का स्तरीय प्रवाह आज आपको समझ में आ जाएगा, लहर बनती कैसे है। लेमिनर फ्लो ऑफ विंड, जल्दी से लिख लीजिए, आज आपको लहर बना के दिखाते हैं कैसे सतह को बिगाड़ेगा ये। तो जो हवा जब चलती है तो हवा एक बड़े खंड की तरह नहीं चलती है, हवा में स्तर होते हैं, तो ये हवा के स्तर हैं जो स्तरों में चल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। बेटा कोरियोलिस अपने पास रख लो, थोड़ी देर ज्ञान न दिखाओ, सिंपल सी चीज कर रहे हैं। सतह सीधी है, इस सतह को हम इधर से हिलाएंगे तो ये बीच में एक लहर जाने वाली है, सतह में बीच में ये मोड़ आना चाहिए। जैसे ही मोड़ आया
तो यानी लहर बन गई। सभी लोग यहां पर आ गए। अब बताइए मुझे 1 2 3 4 5 6 में सबसे ज्यादा घर्षण किस स्तर पे लग रहा है? पवन के स्तरीय प्रवाह की बात कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 सबसे ज्यादा सागरीय सतह किस पर घर्षण कर रही है? 1 2 3 4 5 6 सबसे ज्यादा घर्षण कहां? जल्दी से बताइए, सबसे ज्यादा घर्षण कहां पर है? एक पर। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। ठीक है सभी लोग, अगर ये घर्षण एक में ज्यादा है तो क्या थोड़े समय के बाद सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या ये हमारी आगे बढ़ेगी तो ये कम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ या ना? सभी लोगों को समझ में आया? नीचे की हवा कम बढ़ेगी क्योंकि वहां घर्षण ज्यादा है। 1 2 3 4 छठी उतनी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब क्या हो गया, यहां पर कोई सपोर्ट नहीं है तो क्या संभावना है कि ये जो ऊपरी स्तर की जो हवा जो ऊपर निकल गई है ये नीचे की तरफ गिरेगी। अगर ये नीचे गिरेगी बच्चों तो क्या ये सतह पर दबाव डालेगी? तो क्या सतह ऐसे मुड़ जाएगी कि नहीं मुड़ जाएगी? तरंग बन गई या नहीं बन गई? तो सागर की सतह पर सभी लोग पवन के कारण धीरे धीरे सतह असमान होने लगती है। एक तरह का डिस्टरबेंस आ जाता है। डिस्टरबेंस आ जाने की वजह से ये लहर बन जाती है। ये लहर क्या है? वो डिस्टरबेंस है जिसमें जल के कण ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऊपर नीचे कुछ भी कण चलते नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ते हैं, बट वो अपने स्थान से क्या हो गए? नीचे चले गए। जो कण यहां पर था ये कहां चला गया? नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद क्या करेगा? ये वापस आएगा। जब वापस आएगा तो ये ऐसे ऊपर उठेगा। तो लहर का मतलब चीजें ऊपर नीचे होने लगी। लहर क्या है? तरंग क्या है? तरंग मैंने आपको लिख के बताया। तरंग क्या है? एक तरह की डिस्टरबेंस है। किसने पैदा की? विंड ने पैदा की। लेकिन यह डिस्टरबेंस एक और तरीके से भी पैदा हो सकती थी बच्चों। एक और तरीके से भी पैदा हो सकती थी कि यह सागर की सतह थी और नीचे क्या था? नीचे हमारी प्लेट थी और प्लेट में आ गई दरार, प्लेट में क्रैक हो गया जिसकी वजह से यहां से ऊष्मा निकली। तो ये क्या है? भूकंप की तरंग निकली और भूकंप की तरंग ने जाकर क्या किया? इस पानी की सतह को फिर से मोड़ दिया। यह भी तरंग है। यह किससे जनी? यह पवन जनित तरंग है। और यह क्या है? यह भूकंप जनित तरंग है। इसको क्या कहते हैं? सुनामी। और यह क्या है? सामान्य सागरीय तरंग। सबको समझ में है? पहली चीज तो समझ लो भाई, बनी कैसे? तरंग में है क्या? तरंग एक डिस्टरबेंस है। सतह थी, ये सतह है। इस सतह पर ये मैंने दबा दिया, मैंने ये कर दिया। जैसे ही छोड़ूंगा तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ऊपर नीचे ये ऐसे हो जाता है। सिर्फ इतनी सी बात। ऊपर से करूंगा तो यानी हवा ने दबाया और नीचे से किया तो भूकंप ने आया। सबको तरंग समझ में आ गया? तरंगे क्या कर सकती हैं? तरंगे तट पर आएंगी। तट पर आकर क्या करेंगी? ये एक तरह से अपर्दन करेंगी और तट सीमा को, तट रेखा को, उसका निर्माण और उसकी शक्ल बदलेंगी। कोई कह रहा है सर ये ज्वालामुखी से भी आ सकता है। कुछ भी बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। समुद्र के नितल में कोई भूगर्भिक घटना यदि होगी, चाहे वो ज्वालामुखी का उद्गार हो, चाहे भूकंप हो, या फिर यह भी हो सकता है कि बाहर से कोई उल्का पिंड आकर टकरा जाए, यह भी कर सकता है। सर पवन वाले का प्रभाव दूर तक रहेगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि एक पवन कर रही है और एक ये कर रही है। किसी ने ये प्रश्न पूछा तो मुझे लगा इसमें एक लॉजिक भी टेस्ट होना चाहिए, तो जल्दी से बताइए, एक्स और वाई में कौन सी लहर में दम है? किसमें दम है? हवा चल रही है भाई 20, 30, 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें क्या आ रहा है?
पृथ्वी की भूगर्भिक शक्ति लेकर आ रहा है, किस में दम होगा? वाई में दम होगा भाई। वाई में अच्छे से हिलाया गया है सब कुछ, ठीक है। और ये बता दूं कि सागर में तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन जहां पर जैसे ही तट आएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ही तट आया यहां तक तो लहर ऐसे ही रहती है, लेकिन तट पर क्या आ जाती है? लहर टूटती है। यहां पर ये इस तरह से आएंगी, लहर नहीं टूटती, तरंग टूट जाती है। तो सागर के बीच में तो ऐसी रहेगी, लेकिन जब सुनामी जब तट पर आएगी ना बच्चों, तो इस तरह से आएगी। आप यहां पे खड़े हैं, ये तट है, तो सागर के अंदर तो बस एक डिस्टरबेंस है, इसको तरंग कहते हैं। लेकिन जब ये किनारे पे पहुंचती है तो तरंग ऐसे टूटकर एक भयावह रूप ले लेती है, वो सागर की लहर आके, तो तट पर आप खड़े हैं, आपके पैर को धोकर चली जाएगी, लेकिन सुनामी जब आएगी आपके पैर को नहीं धोएगी, आपके पीछे की 4 मंजिल बिल्डिंग भी उड़ा के ले जाएगी। यह है सुनामी। सबको तरंग समझ में आ गया? आज केवल तरंग पर, तरंग का सिद्धांत समझ में आना चाहिए। तरंग बनी कैसे? तरंग एक तरह की सतह में डिस्टरबेंस है। सतह जो सपाट थी, समतल थी, उसे किसी चीज ने या तो अंदर से आके हिला डाला या ऊपर से हिला डाला, जिस वजह से वो तरंग एक तरह का व्यवधान, एक तरह की लहर बन गई। जब तक सागर में है तो वो बस ऊपर नीचे 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 कर रही है, लेकिन जब किनारे पर आएगी तो ऊपर नीचे भयावह रूप लेकर टूट कर आएगी। इसे कहते हैं लहर। आशा है आपकी समझ इस लहर ने बहुत बढ़िया से बढ़ाई होगी। तो इसी लहर के साथ, इसी खुशी की लहर के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि आपको इसके बाद विज्ञान और टेक्निक भी सीखना है। थोड़ा बहुत विज्ञान मैं भी करता हूं, है ना सर? जब हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या ये भी करता है? बिल्कुल। तालाब में जब आप पत्थर फेंकते हैं तो वो क्या करता है? तालाब पर जाके छप करके, वो छपाक करके सतह पर गिरा और सतह को हिला दिया। तालाब से आप देखेंगे इस तरह से तरंगे चारों ओर आती हैं। आप बिल्कुल सही समझे हैं। कारण हमारे समुद्र में पवन है, लेकिन अगर आपको भी उठाकर पानी में धक्का दे दिया जाए तो आप भी तरंगे पैदा करेंगे। और बहुत से छात्रों के कमेंट्स भी क्लास में तरंगे पैदा कर देते हैं। कुछ तरंग काम की होती हैं जो क्लास को आगे लेकर जाती हैं, कुछ तरंगे हमें कहीं और ले जाया करती हैं, तो वहां न जाएं, कम से कम जाएं। आप लोग त्योहार के बाद मिले, हो सकता है जोश थोड़ा सा ठंडा हो गया हो, तो एक बार फिर से वापस आपका जोश लाना चाहता हूं। भारत भले ही वर्ल्ड कप ना जीता हो, भारत ने एकदम विजेताओं की तरह ये वर्ल्ड कप खेला, तो उसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। एंड आई एम कीपिंग द जोश हाई। हाउ इज द जोश? जल्दी से। ये परीक्षा आप ही को पास करनी है। अगली क्लास के लिए भी हाउ इज द जोश? हाई से काम नहीं चलेगा सर। ये वेव नदी में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, पानी में भी हो सकती है। हर, ये तो मैंने आपको बताया ना, पानी की सतह। आपने क्या नदी झील में कभी लहर नहीं देखी है? बिल्कुल हो सकती है। बड़े चौड़े पाट की नदी में खूब अच्छी होगी। जब आपको विज्ञान आ जाता है तो आप सब जगह लगाना शुरू करते हैं। सर धांसू है, एकदम धांसू रखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया। और किन्हीं कारणों से क्लास आज 10 मिनट लेट शुरू हुई थी, कल एकदम सही समय पर होगी। हमारे पास यही सप्ताह है, इसमें हम ये महासागर की बातें खत्म कर देंगे। आज हमने तरंगे देखी, कल हम थोड़ा सा ज्वार भाटा देखेंगे। बहुत ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मेरा काम है आपको बता देना उसके सिद्धांत। और उसके बाद हम धाराओं पे जाएंगे, जल धाराओं पे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।